हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास सागर। इसमें अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता, अपठित काव्यांश आदि का प्रयोग करना है। ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिज्जर बद्ध न गा पाएंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो यहाँ पे हमें अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करना है और उन शब्दों को यहाँ लिखना है। तो देखिए यहाँ पंछी पाएंगे, पिंजरबद्ध, श्रृंखला, बंधन, ये इसको यहाँ पे लिख लेना है नीचे। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेना है। उसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा है, उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अनुस्वार बिंदु और अनुनासिक चंद्र बिंदु। तो यहाँ देखिए, अंगूर है, अ के ऊपर बिंदु रहेगा, चांद च के ऊपर चंद्र बिंदु, आंगन आ के ऊपर चंद्र बिंदु, संवाद स के ऊपर बिंदु, जाऊंगा ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु, भावनाएं ए के ऊपर चंद्र बिंदु, सांप स के ऊपर चंद्र बिंदु, मंजिल म के ऊपर बिंदु लगाइए और पसंद स के ऊपर बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा, ये तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, कटोरी, डरना, स्वर्ण, प्रेम, पर्वत, द्रवित। तो इसका तात्पर्य है कि उपयुक्त शब्दों में र का प्रयोग अलग अलग रूपों में किया गया है। ठीक है, ये सब र के प्रयोग हैं ना। आइए र के विभिन्न रूपों को हम लोग देखते हैं। देखिए, जो ये र इस तरह का एक र है जो स्वर सहित है, इसमें स्वर भी मिला हुआ है। और ये रेफ वाला र है जो वर्ण के ऊपर हम लगाते हैं और इसमें स्वर नहीं होता है। और एक देखिए पदेन, पदेन र है। ठीक है, जो स्वर सहित होता है लेकिन उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में उच्चारण के आधार पर र के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया गया है। धर्म म के ऊपर रेफ वाला र है, विद्यार्थी में थ के ऊपर, राष्ट्र में ट के नीचे। ठीक है, सर्व में म के ऊपर रेफ का र, ग्रह में पदेन र रहेगा, कर्म में रेफ का र म के ऊपर, ड्रामा में पदेन का र ड के नीचे, आशीर्वाद में व के ऊपर और व्रत में व के नीचे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये नुक्ता के प्रयोग है। नुक्ता, जरा और जरा। देखिए, नुक्ता जरा माने थोड़ा होता है, जब यहाँ नुक्ता लगा दिए ज के नीचे तो जरा माने बुढ़ापा हो गया। नुक्ता उन शब्दों में लगता है जो विदेशी वाले शब्द होते हैं, जैसे इंग्लिश के हुए, उर्दू के हुए, फारसी के हुए ना। क, ख, ग, ज, फ, इन 5 वर्णों पे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। नुक्ता लगाना है प्रश्न संख्या 6 में। जरा ज के नीचे, गज ज के नीचे, फिल्म फ के नीचे, अंग्रेज ज के नीचे, जुल्म ज पे, दर्जी ज पे, बर्फ फ पे, रोजा ज पे नुक्ता है, शराफत फ पे नुक्ता लगेगा, फर्क में फ पे नुक्ता रहेगा, कर्ज में ज पे नुक्ता रहेगा, इज्जत में ज पे नुक्ता रहेगा। ठीक है, ओके। अब प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
इसी प्रकार से काव्यांश हमारे परीक्षा में भी पूछते हैं, आता है। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश आते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न होता है, संबंधित प्रश्न होते हैं, उसका उत्तर देना होता है। देखिए यहाँ पे, कोई लहर न रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम है सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं, कभी न बाधाओं के आगे पांव हमारे हारे हैं, तूफानों को तौल चुके हम, सब जाने पहचाने हैं, भाग्य हमारी मुट्ठी में है, स्वयं विधाता हम जग के, फिर क्यों किसी आंख में आंसू बरबस आकर छलके। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है कि प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है। तो लहर का क्या अर्थ है, विघ्न एवं बाधाओं से। लहर क्या है, विघ्न एवं बाधा ही लहर है। ठीक है, मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे हैं। तो मंजिल के दीवाने संकल्पों के सागर एवं साहस के ध्रुव तारे हैं, संकल्पों के सागर एवं साहस के ध्रुव तारे हैं। ठीक है, अगला है ग नंबर, देखिए ग, तूफानों को तौल चुके हम का, हम तूफानों को तौल चुके हम का क्या आशय है। तो हम मुश्किलों में घबराते नहीं हैं, उसका डटकर मुकाबला करते हैं। ठीक है, मुश्किलों में घबराते नहीं हैं, उसका डटकर मुकाबला करते हैं, ये है तूफानों को तौल चुके हम का आशय। किसी की आंखों से आंसू क्यों नहीं छलकने चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। ठीक है, जब हम अपना भाग्य स्वयं बना रहे हैं तो आंख से आंसू क्यों बहे। भाग्य को मुट्ठी में कैसे किया जा सकता है। तो भाग्य को मुट्ठी में साहस एवं संकल्पों से, साहस एवं संकल्पों से भाग्य को मुट्ठी में किया जा सकता है। ठीक है, निम्न प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। ठीक है, अब पर्यायवाची लिखना है। तो गगन का क्या होगा, आकाश, नभ। जल का क्या होगा, पानी, नीर। तरु का वृक्ष, पेड़। अरमान का इच्छा, अभिलाषा। किरण का रश्मि, मयूख। और विघ्न का बाधा, कष्ट। ठीक है, ये अर्थ रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ देखिए 9वां है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, विलोम लिखना है। यहाँ सामने देखिए दंड दिया है, दंड का विलोम लिखकर इसको पूरा करना है, भरना है। मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर मिला, दंड का विलोम क्या होगा, पुरस्कार। हमें पीठ पीछे किसी की नहीं करनी चाहिए, स्तुति, स्तुति का विलोम क्या होगा, निंदा। हमें सदा समय का करना चाहिए, दुरुपयोग, दुरुपयोग का विलोम क्या होगा, सदुपयोग। तो यहाँ सदुपयोग भरना है। चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। ठीक है, खुशी की लहर दौड़ गई, तो यहाँ विषाद का विलोम खुशी होगा। अब अगला प्रश्न है, आप संयुक्त अक्षर और हलंत वाले शब्दों से भली भांति परिचित है। ठीक है, संयुक्त अक्षर जानते हैं ना, एक हाफ व्यंजन आता है, ठीक है, उसके बाद पूरा व्यंजन होता है, तो संयुक्त व्यंजन कहलाता, अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त शब्द होते हैं। तो अब कह रहा है कि हलंत, हलंत क्या होता है, जो वर्णों के नीचे तिरछी रेखा खींचते हैं, वो हलंत होता है। देखिए यहाँ चिन्ह में ह के नीचे खींचा हुआ है हलंत, चिन्ह में। तो ऐसे ब्रह्मा, ब्रह्मा में आपको ब्रह्मा, ह को अलग कर देना है, ह के नीचे हलंत कर देना है। ठीक है, गड्ढा, अब गड्ढा में ड, ड को अलग करके हलंत करना है और ढा, गड्ढा हो जाएगा। मिट्टी में देखिए हलंत पहले से है, इसलिए मिट्टी को हम पुराने रूप में लिखेंगे, मिट्टी को पुराने के रूप में ट और पूरा ट। विद्यालय में हलंत है, तो विद्यालय का पुराने जैसे लिखा जाता है विद्यालय। विद्वान में भी द हलंत हटा करके द और व विद्वान लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11, कनक तिलियों से टकराकर में, कनक का अर्थ है सोना, किंतु कनक का एक अर्थ है अनाज या गेहूं भी। ठीक है, कनक का अर्थ सोना भी है, कनक का अर्थ गेहूं भी है। तो निम्नलिखित शब्दों से के एक से अधिक अर्थ है, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखिए हार, हार के दो अर्थ होते हैं, हार माने माला भी होता है, एक हार माने हारना भी होता है। तो इसका वाक्य बनाइए, माला से क्या बनेगा, फूलों का एक हार दे दो। ठीक है, फूलों का एक हार दे दो, और हारना, हम युद्ध में हार नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला है अगला है उत्तर, उत्तर के देखिए दो दो
होते हैं, एक उत्तर एक दिशा होगा, और एक उत्तर माने जवाब होता है। तो दिशा का वाक्य बनाइए, मुझे उत्तर दिशा में जाना है, ठीक है। और उत्तर माने जवाब भी होता है, मैंने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। ओके। अंक, अंक माने गोद होता है, और अंक माने संख्या भी होता है। तो मैं माँ की गोद में सिर रखकर सो गया, ठीक है, ये अंक हो गया। माँ की गोद में सिर रखकर सो गया। और एक संख्या होगा, ठीक है, मैंने 4 अंक लिखे, मैंने 4 अंक लिखे, अंक माने संख्या हो गया। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटकर उनके भेद लिखिए। ठीक है, क्रियापद छांटना है और उनके भेद भी लिखना है। ओके। धोबी ने कपड़े धोए, तो यहाँ क्रिया क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा धोए, ठीक है, धोना क्रिया हो गया। अब कह रहा है कि ये कर्म है, तो कपड़ा देखिए इसमें कर्म है, कपड़ा को धो रहा है, तो ये कैसा होगा, सकर्मक होगा। उसी तरह घोड़े दौड़ दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्रिया क्या, क्रिया हो जाएगा दौड़ रहे हैं ना, दौड़ क्रिया हो जाएगा। और चूंकि इसमें कर्म है नहीं, तो ये क्या होगा, अकर्मक होगा। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी, तो पढ़ी हो गया क्रिया, और कहानी हो गया कर्म, तो ये कैसा होगा, सकर्मक होगा। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, तो यहाँ बांटे क्रिया हो गया, फूल और प्रसाद, फूल को और प्रसाद को बांटे, तो यहाँ कर्म है, तो इसलिए सकर्मक होगा। अचानक आंधी आई, तो यहाँ क्रिया क्या है, आई, और इसमें कर्म है नहीं, तो ये क्या होगा, अकर्मक, ठीक है, अकर्मक। और ये आपके अनुच्छेद लिखना है, आदर्श या प्रेरक व्यक्ति पर 80 से 100 शब्दों में। और आपके बिंदु भी, संकेत बिंदु भी दिया है कि प्रस्तावना, आदर्श व्यक्ति का नाम, आचरण व व्यवहार, उपलब्धियां, उपसंहार। आपको इन्हीं सब हेडिंग को लेकर के निबंध, ये अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। इस पे आपको कुछ पैराग्राफ्स लिखने हैं, अनुच्छेद लिखने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब नेक्स्ट, अगले दिन हम अगले पार्ट पे चलेंगे। ओके।